वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2025 की तमिल लैंग्वेज फिल्म वर्डिक्ट की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 2019 की एक रात में। एलिसा नाम की ओल्ड लेडी के घर पे दिखाते हैं, जहां एलिसा अपने ही घर के अपने बेड पे ऑक्सीजन पे अभी तक सांसें ले रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को एलिसा के घर के अंदर जाते हुए देखते हैं और पीछे से हमें समझ नहीं आता कि वो आखिर है कौन, मगर वो जाकर सीधे एलिसा का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है, जिससे उसकी सांसें चढ़ने बंद हो जाती है। और इस वक्त एलिसा की केयरटेकर लॉन्ड्री रूम में होती है। तभी उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है और जब तक वो एलिसा के रूम में आ जाती तब तक एलिसा अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। इसके बाद हम कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल से समझ जाते हैं कि एलिसा की मौत के लिए उसकी केयरटेकर नम्रता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। फिर हम जूरी डे को देखते हैं, यानी कि कई सारे जूरी मेंबर्स जो कि अभी तक इस केस को सुनते आए थे, वो आखिर में आपस में डिस्कशन करने के लिए रूम में इकट्ठा होते हैं। इस केस में तो 11 जूरी मेंबर हैं और इसके अलावा एक हेड, जिसे फोरमैन भी कहा जाता है, वो भी शामिल था। सभी एक बार फिर से सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी राय देते हैं कि नम्रता गिल्टी है या नहीं। तो सारे के सारे जूरी मेंबर्स जो कि गोरे थे, वो नम्रता को नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दे देते हैं, मगर शाइमा नाम की एक इंडियन ओरिजिन की जूरी गिल्टी कह देती है, जिससे सारे जूरी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप नम्रता को गिल्टी क्यों मान रही हैं। जिस पे शाइमा उन्हें उस क्यों का जवाब देने के लिए कहती है कि हम एक बार फिर से सारे ट्रायल में पेश किए जाने वाले सबूतों और गवाहों पे गौर करते हैं। अब अगर उसके बाद अगर नम्रता निर्दोष निकली तो मैं भी उसे नॉट गिल्टी करार दे दूंगी। इसके बाद दोस्तों स्टोरी पास्ट में होती है शिफ्ट, जब नम्रता अपनी एडवोकेट फ्रेंड माया के ऑफिस में होती है, जहां माया और नम्रता के हस्बैंड कह रहे होते हैं कि तुम निर्दोष साबित हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर नम्रता के डर के मारे बहुत ही बुरा हाल होता है। वो कहती है वो लोग मुझे गिल्टी प्रूव करके ही मानेंगे। जिसपे माया कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या तुमने सच में कुछ किया है? तो नम्रता कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं तो वहाँ पे अक्सर जाया ही करती थी, इसलिए उस घर में हर जगह मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। और ऊपर से एलिसा मैम जो कि काफी अमीर थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी अपनी, वो अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुकी है। अगर उनकी मौत से किसी को सबसे ज्यादा फायदा होता तो वो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो बुरी तरह फंसने वाली हूँ। टेंशन के मारे नम्रता माया के ऑफिस में ही स्मोकिंग करने लग जाती है, तो माया उसको टोक कर कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। फिर ये लोग कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ ये लोग आगे की बातचीत करते हैं। अब यहाँ नम्रता से माया सवाल करती है कि तुम्हें कब पता चला कि विल में तुम्हारा नाम भी है, और तुम्हारी राय में एलिसा कैसी थी? तो पहले तो नम्रता एलिसा की खूब तारीफ करती है कि वो बहुत ही प्यारी लेडी थी। इतनी उम्र दराज होने के बावजूद उसके ओंठों में हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी। और रही बात विल की, तो मुझे 2-4 महीने पहले पता चला था कि उन्होंने मेरा नाम भी विल में लिखा हुआ है। तो अब माया कहती है कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी डिफेंस अटर्नी बनूं, तो तुम्हें सही में मुझे सच बताना होगा, क्योंकि इस केस में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। एलिसा $200 मिलियन से भी ज्यादा की मालकिन थी। तो नम्रता कहती देखो, मैंने उन्हें नहीं मारा, मुझे उनके पैसों का कोई लालच नहीं था, और तुम चाहो तो मेरे हिस्से में जो पैसे आने वाले हैं मैं उसे हंसी खुशी किसी ऑर्फनेज को डोनेट कर सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों सीन एलिसा के मर्डर ट्रायल पे शिफ्ट हो जाता है, वो भी ट्रायल के पहले दिन पर, जहाँ प्रोसिक्यूशन अटॉर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लॉयर जेसिका होती है। वो सारे जूरी मेंबर से कहती है कि एलिसा शर्मन बहुत ही अमीर पर विधवा औरत थी, और ऐसे में नम्रता जैसी लालची औरत ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया, उनके साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर उनके पैसे हथियाने के लिए उन्हें मार भी डाला। और ये सब हम आगे पुख्ता सबूत के साथ पेश करेंगे, जिसे देखने के बाद गुजारिश है कि नम्रता को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो डिफेंस में माया कहती कि जब तक मेरी क्लाइंट गिल्टी साबित नहीं हो जाती तब तक उन्हें हत्यारा ना बोला जाए, और सबूत तो हमारे पास भी है कि हमारी क्लाइंट बेकसूर है। वो मिस एलिसा के साथ उनके पैसों के लिए नहीं बल्कि उनके प्यार की वजह से रह रही थी, तो वो हमारी क्लाइंट को बहुत मानती थी। दोस्तों ट्रायल के फर्स्ट डे तो इतना ही होता है और जज दूसरी डेट दे देते हैं। फिर सेकंड ट्रायल की शुरुआत में प्रोसिक्यूशन क्राइम ब्रांच की डिटेक्टिव अमांडा को माइक पे बुलाती है और उससे सवाल जवाब करने लग जाती है। अमांडा बताती है कि मैं ऑस्टिन एरिया की डिटेक्टिव हूँ और मैंने ही मिस एलिसा का केस हैंडल किया था अपनी पार्टनर स्टेसी के साथ मिलकर। मिस एलिसा की मौत 20 मई 2019 को रात के 9 बजे या 9:15 के करीब हुई थी। ऑटोप्सी के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से मिस एलिसा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जबकि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन था। इसका मतलब साफ है, या तो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हुआ या किसी ने खास कर उसे बंद किया। साथ ही हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, खिड़की और पूरे घर से सिर्फ मिस नम्रता के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। जिसके बाद जेसिका अमांडा से पूछती है कि आपको किस पे शक है, तो वो बताती है कि घर का शेफ राफेल, केयरटेकर नम्रता और नम्रता के पति वरुण पे। इसके बाद जेसिका अमांडा से पूछती है कि इन तीनों से पूछताछ के बारे में बताइए। तो सीन शिफ्ट होता है उस दिन जब डिटेक्टिव अमांडा और स्टेसी राफेल से पूछताछ कर रही थी कि कत्ल वाले रात आप कहाँ थे। तो राफेल बताता है मैं बाहर गया हुआ था ड्रिंक करने के लिए, और जब वापस लौटा तो देखा कि मिस नम्रता मिस एलिसा के रूम में थी, तो मैं भी अपने रूम में चला गया चुपचाप सोने के लिए।
क्योंकि मैंने पी रखी थी। तो डिटेक्टिव सवाल करती है कि आपके रूम में तो शराब की बोतल्स पाई गई थी, फिर आप ड्रिंक करने के लिए बाहर क्यों गए हुए थे? साथ ही आपकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तो राफेल कहता है कि वो मैडम को पसंद नहीं था घर पे ड्रिंक करना। 1-2 बार उन्होंने जब मुझे घर पे ड्रिंक करते हुए देखा तो काफी भड़क गई थी, इसलिए मैं बाहर में चला जाता था। और रही बात फाइनेंशियल हालत ठीक न होने की, तो मुझे जुए खेलने की लत थी, पर 2 साल पहले मैंने वो सब छोड़ दिया था मैडम के कहने पर। जिसपे डिटेक्टिव इल्जाम लगाती कि अच्छा तो आपने पैसों के लिए अपने मालकिन को मार डाला। तो राफेल कहता है नहीं, मैडम मेरी माँ की तरह थी, मैं उनके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकता था। अगर मुझे यही करना होता तो मेरे पास बहुत सारे मौके थे, मगर मैंने कभी भी उनको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। पर लास्ट टाइम मैंने मिस एलिसा को नम्रता के साथ ही देखा था और मुझे लगता है कि उसी ने खून किया है। डिटेक्टिव पूछती है अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? तो वो कत्ल से 1 हफ्ते पहले की बात बताता है, जब वो किचन में काम कर रहा था और किसी काम से नम्रता भी किचन में आ गई थी। वो पूछती कि राफेल तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, हर वक्त इतने गुस्से में क्यों देखते हो? तो राफेल कहता है क्योंकि तुम मैडम की चाहती जो बन गई हो, तुम्हारी वजह से मैडम मुझे डांटती रहती। बताओ, एक तो मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और ऊपर से मुझे डांट भी सुननी पड़ती है, इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। नम्रता कहती है अगर ऐसी बात है तो ये लो चाकू और मार डालो मैडम को, फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर एक काम करो, तुम मुझे मार डालो इसी नाइफ से और मेरी वजह से तुम्हें डांट नहीं सुननी पड़ेगी। कहकर वो चली जाती है हंसते हुए। फिर राफेल से पूछताछ करने के बाद नम्रता के हस्बैंड से पूछताछ की जाती है और वो बिना डरे सारी बातें बता देता है कि मैं तो उस रात 8 बजे के करीब अर्जेंट केयर नाम के एक मेडिकल स्टोर गया हुआ था, क्योंकि मेरे बैक में काफी पेन था। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट की थी और कहा कि अगर दर्द ठीक ना हो तो कोई स्ट्रॉन्ग दवाई ले लेना। इसके बाद तो मैं घर चला गया था। तो डिटेक्टिव कहती है आपकी बात तो मैच कर रही है एविडेंस से, मगर हमें यह भी पता चला है कि आपकी हालात हमेशा खराब ही रहती है पैसों के मामले में, जिसकी वजह से आपने मिस एलिसा को मार डाला ताकि विल के हिसाब से जो पैसे मिलने वाले हैं वो कल के बजाय आज ही मिल जाए। जिसपे वरुण तो बिल्कुल चौंक जाता है कि मेरा भी नाम था क्या विल में, मुझे तो पता ही नहीं था। और अब प्रेजेंट में कोर्ट में डिटेक्टिव अमांडा कहती है कि इस तरह से राफेल और वरुण हमारे शक के दायरे से निकल गए, मगर नम्रता पे हमें शक था पूरा। तो नम्रता की डिफेंस लॉयर माया कहती है उस डिटेक्टिव से कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे क्या सिर्फ नम्रता के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे? अमांडा कहती नहीं, उस पे राफेल और मिस एलिसा के भी फिंगरप्रिंट्स थे। जिसपे माया कहती कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नम्रता की जगह ऑक्सीजन सप्लाई या तो राफेल ने बंद किया हो या मिस एलिसा ने ही गलती से किसी तरह बंद कर दिया हो। तो अमांडा कहती है हाँ हो तो सकता है। इसके बाद राफेल को बुलाया जाता है और प्रोसिक्यूशन अटर्नी जेसिका उससे पूछती कि आप कितने सालों से मिस एलिसा के लिए काम कर रहे थे? तो वो कहता है 25 सालों से। वो तो मुझे अपनी फैमिली मेंबर मानती थी और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मेरे साथ डिस्कस जरूर करती थी। वो मुझे अपना लकी चार्म समझती थी, इसलिए कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मुझे 2-4 कंपनीज के नाम देती थी और उसमें से किसी एक को चूज करने को कहती। इसके बाद मैं गॉड से प्रे करता था और मैडम को वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती। हम दोनों काफी क्लोज थे, पर 3 साल पहले मिस नम्रता उनकी लाइफ में आई। शुरू में तो वो कभी कभी उनसे मिलने आती थी, मगर फिर रोजाना आने लग गई। जेसिका पूछती है वो दोनों क्या करती थी टाइम स्पेंड करने के लिए? तो राफेल बताता है कि ज्यादातर टाइम तो नम्रता कॉफी बनाकर लेकर जाती थी उनके रूम में और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी। तो फिर वो लोग क्या बातें करते थे ये मुझे नहीं पता, पर नम्रता की इन हरकतों की वजह से मुझे टेंशन होने लग गई थी। मुझे डर था कि नम्रता की वजह से मैडम को कुछ हो ना जाए, क्योंकि नम्रता पे काफी सारा कर्ज था। इसलिए मुझे तो लगता है कि नम्रता ने ही मैडम को मारा और 1 हफ्ते पहले तो वो उन्हें मारने की बात भी कर रही थी, पर मैं उसकी बातों में नहीं आया। तो माया राफेल पे इल्जाम लगाती है कि किलर तो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि नम्रता से पहले एलिसा की सारी दौलत आपके होने वाली थी, मगर उसके आने के बाद प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो गए थे और फिर 3, ऊपर से आप पे गैम्बलिंग का बहुत सारा कर्ज था। इसी के साथ दोस्तों सेकंड ट्रायल भी खत्म हो जाता है। थर्ड ट्रायल में विटनेस बॉक्स में नम्रता को बुलाया जाता है और सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि वो करती क्या है। तो नम्रता बताती मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस भी है, इसी के साथ ही मैं लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट की टिप्स भी देती हूँ और उससे मेरा कोई इनकम नहीं होता। इसके बाद लॉयर नम्रता से पूछती कि आप मिस एलिसा से कब और कहाँ मिली थी, बताइए। तो वो बताती 3 साल पहले। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि नम्रता अपने हस्बैंड वरुण के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे गई होती है। वहाँ उसकी नजर पड़ती है व्हीलचेयर पर बैठी मिस एलिसा पे, जिनके हाथों में कुछ पैकेट्स होते हैं और कुछ बच्चे वहीं से उन्हें ठेल कर पार हो जाते हैं, जिससे मिस एलिसा के हाथों से पैकेट्स गिर जाते हैं और तब नम्रता भागकर उनकी मदद करती है। मिस एलिसा यहाँ पहली नजर में ही अंदाजा लगा लेती है कि नम्रता तमिलियन है और मिस एलिसा भी दरअसल दोस्तों तमिल फैमिली से ही बिलोंग करती थी, मगर काफी सालों पहले ही वो लोग यूएस में शिफ्ट हो गए थे। इसीलिए इतने सालों के बाद एक तमिलियन से मिलकर एलिसा काफी खुश होती है और दोनों इंडिया के बारे में काफी बातें भी करते हैं, जिससे धीरे धीरे इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर एलिसा नम्रता से फोन नंबर एक्सचेंज कर लेती है। मगर 3 महीनों तक फिर उन दोनों के
के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता। और फिर एक दिन अचानक एलिसा कॉल करके नम्रता को अपने घर पे बुलाती है। एलिसा का घर बहुत ही सुंदर होता है तो नम्रता उसकी काफी तारीफ करती है, जिसपे एलिसा कहती है ये घर तो हेनरी का था। फिर वो हेनरी की यादों में खो जाती है और बताती है कॉलेज के पहले दिन ही हेनरी को मैं पसंद आ गई थी और उसने मुझे उसी दिन प्रपोज भी कर दिया था, जिससे मैं काफी घबरा गई थी और झूठ कह दिया था कि एक तो मुझे गोरे लड़के पसंद नहीं और दूसरा कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। मैंने झूठ कह दिया था, जिससे उस समय हेनरी का मुंह तुरंत ही उतर गया और फिर वो उदास होकर जाने लग गया। तब मैंने उसे रोका और कहा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो तुरंत ही हार मान गए हेनरी। ये जानने के बाद हेनरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अंतिम सांस तक पकड़े रखा। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बेहद ही खास था। अब तो बस मैं उससे दूसरे जहां में मिलना चाहती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहती हूँ। ये सारी बातें नम्रता बड़े चाव से सुन रही थी। तभी एलिसा कहती है अरे इतनी पुरानी लव स्टोरी सुनकर क्या ही करोगी तुम, हमारे जमाने का प्यार तो अलग ही होता था, अब तो सब कुछ बदल गया है काफी, तो तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ, लव स्टोरी। तो नम्रता बताने लगती है कि मेरी तो कोई खास स्टोरी है नहीं। मैं एक हिंदू तमिलियन फैमिली में जन्मी हूँ जहाँ एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था। मैं और मेरी बहन हम ही थे तो मेरे डैड ने काफी स्ट्रिक्टली हमें पाला, कोई छूट नहीं दी। फिर उन्होंने मेरी शादी करवा दी। तो जो भी लव या रोमांस कहो वो मैंने वरुण के साथ ही एक्सपीरियंस किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दोनों अभी अलग अलग टॉपिक पे बात कर ही रहे थे कि अचानक से मिस एलिसा की तबीयत बिगड़ जाती है और तब नम्रता राफेल को आवाज लगाती क्योंकि दरवाजा तो उसने ही खोला था। उसे एलिसा की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता था तो वो जल्दी से एलिसा को ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा देता है। इसके बाद से एलिसा और नम्रता का आपस में मिलना जुलना शुरू हो जाता है और यहाँ एलिसा नम्रता से कहती है तुम मुझे माँ कह सकती हो और नम्रता सही में उसे अपनी माँ ही मान लेती है और एक बेटी की तरह वो फिर धीरे धीरे एलिसा की पूरी केयर करने लग जाती है। कुछ वक्त के बाद वो एक केयर टेकर से भी ज्यादा केयर करती है और फिर 3 सालों के बाद अचानक एक दिन एलिसा नम्रता को अपनी विल पढ़ने को देती है। उसमें अपना नाम देखकर नम्रता बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है इसकी क्या जरूरत थी माँ, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है क्या? तो एलिसा कहती है नहीं मांगा, इसीलिए तो अपनी मर्जी से दे रही हूँ। और सुनो तुम्हारे पति का नाम भी ऐड कर दिया है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर जब वो घर जाती है तो वरुण को बताती है कि एलिसा ने अपने विल में मेरा नाम दिया है। पर दोस्तों इससे पहले वो वरुण को ये बताती कि तुम्हारा नाम भी विल में है, वरुण कहना शुरू कर देता है कि क्या कुछ एडवांस पैसे मिल सकते हैं क्या, ताकि मैं अपने थोड़े से उधार चुका दूं। पर तब नम्रता कहती है कि बेहतर तो यही होगा कि हम अपने पुराने लाइफ स्टाइल को ही कंटिन्यू करें। इसके बाद सीन कोर्ट रूम में हो जाता है शिफ्ट, जहां प्रोसिक्यूशन सवाल करती है कि आपने एलिसा की मौत से 1 हफ्ते पहले राफेल से उन्हें मारने की बात कही थी और आखिर में ये भी कहा था कि जल्द ही हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही आप एक लग्जरी कार के शोरूम में भी गई थी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। इन सब का यही मतलब निकलता है कि आप मिस एलिसा को मारने की प्लानिंग काफी लंबे वक्त से कर रही थी। जिसपे नम्रता रोते हुए कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो राफेल से जो कहा था कि मैडम को मार दे वो मजाक था। इसके बाद तो मैंने खुद को भी मारने को कहा था, वो सब मजाक ही था। और रही बात की मैंने ये कहा था ना कि जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो इसीलिए कहा था क्योंकि एलिसा ने मेरे नए बिजनेस आइडिया पे पैसे लगाने की बात करी थी। उन्होंने तो वैसे 100% फंड करने की बात की थी मगर मैंने सिर्फ 50 ही मांगे। इसके अलावा लग्जरी कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मैं ऐसे ही गई थी क्योंकि मुझे लग्जरी कार बहुत ही पसंद है, पर मैं अपनी औकात भी जानती हूँ, इसलिए कभी भी उसे खरीदने का सपना नहीं देखती। फिर प्रोसिक्यूशन अमृता के हस्बैंड को उसके खिलाफ गवाही देने को बुलाना चाहती है, जिसपे माया कहती है कि लगता है आप कानून भूल गई हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। जिसपे प्रोसिक्यूशन अटर्नी कोर्ट में एक चौंकाने वाला सच बताती है कि दरअसल नम्रता से शादी करने से पहले वो इंडिया की एक लेडी से शादी कर चुका है और 10 साल पहले जब वो यूएस आया तो यहाँ पे उसने नम्रता से शादी कर ली, वो भी फर्स्ट वाइफ को बिना डिवोर्स दिए हुए, जिससे अब इनकी सेकंड मैरिज को मैरिज कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये दोनों साथ में तो रहते मगर कानूनी तौर पर ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। ये बातें सुनकर नम्रता के साथ साथ माया भी शॉक्ड हो जाती है, इसलिए वो कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगते हैं और फिर कोर्ट के बाहर वरुण को खूब झाड़ती है वो कि तुमने ये सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ कोर्ट के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। और तब वरुण अपनी गलती मानता है और ये भी कहता है कि किसी तरह मेरी वाइफ को बस छुड़ा लो। माया को कहता है वो ये बातें। अब अगले दिन वरुण को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है मैं स्टोन्स हॉस्पिटल जॉर्ज टाउन में नर्स का काम करता हूँ। मेरी फर्स्ट मैरिज काफी अब्यूजिव थी, जिसकी वजह से मैं काफी पहले अलग हो गया था, पर मैं इंडिया में जिस फैमिली के लिए काम करता था उन्होंने मुझे ऑफर दिया अपने साथ यूएस लाने का और यहाँ लाकर उन्होंने मुझे नर्स का काम भी सिखाया, जिसकी वजह से इंडिया की लाइफ को मैं भूल गया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहा। मेरी सेकंड वाइफ को मैंने ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था और मेरी वाइफ सच में बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक वो दोषी करार ना हो जाए तब तक उसको बेल दे दीजिए। सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जूरी नम्रता को नॉट गिल्टी करार दे देती है और फिर 4 महीने के बाद
नम्रता को फाइनली बाइज्जत बरी किया जाता है। फिर जब नम्रता घर आती है तो उसे अपने घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। जल्द ही कोविड-19 आ जाता है, जिससे वरुण हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाता है। और फिर एक दिन नम्रता वरुण के साथ काम करने वाली मीना से बाहर मिलती है और कहती है कि वरुण के फोन पे मैंने प्रज्ञा के कॉल्स देखे, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? मैंने भी सोचा चल रहा होगा तो बोल देती हूँ तुम्हें। देखो प्रज्ञा तो कुमारी है, मगर ज्यादा गलती यहाँ पे वरुण की है। फिर हम प्रज्ञा और वरुण को देखते हैं हॉस्पिटल के कोने में जहाँ पे कोई नहीं होता। प्रज्ञा वरुण से इमोशनल होकर पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो क्या? वो कहता है कि हाँ, और तब प्रज्ञा कहती है कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। वरुण कहता है कि दे दूंगा, पर अभी नहीं, अभी नम्रता को एलिसा के पैसे मिलने वाले हैं, उसमें मैं भी पार्टनर हूँ। फिर प्रज्ञा बताती, पर मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, चलो ना सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग चलते हैं जहाँ हम दोनों साथ में रहें। वरुण कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कैसे? पर तुम उसे अबॉर्ट कर दोगी ना? प्रज्ञा हर्ट हो जाती है दोस्तों और कहती है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तो वरुण उसे इमोशनली समझाता है कि हाँ बाबा, मैं प्यार तो करता हूँ, मगर फिलहाल मेरे लिए पैसे में शेयर लेना ज्यादा जरूरी है। कुछ ही दिनों के बाद नम्रता कॉल करके मीना को ये कह देती है कि अगले हफ्ते वरुण का बर्थडे है, तुम वरुण के साथ काम करने वाले और भी नर्सेस को लेते आना, और हाँ, प्रज्ञा को साथ लाना मत भूलना। फिर हम वरुण का बर्थडे पार्टी देखते हैं, जिसमें नम्रता अपने हाथों से सारे गेस्ट्स के लिए ढेर सारे पकवान बनाती है। वो सारे मेहमानों के साथ प्रज्ञा का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है कि प्रज्ञा इमोशनल हो जाती है दोस्तों कि बताओ, नम्रता तो इतनी अच्छी है और वरुण इसके साथ कितना बुरा करता है। इसकी बुराई कर कर के ही वो मेरे इतने क्लोज आ गया। मुझे भी लगा कि बेचारा अपनी वाइफ से परेशान है और इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती वो, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। ये सब जानकर प्रज्ञा रोते हुए नम्रता को हक कर लेती है और उससे माफी मांगती है। इसके बाद दोस्तों प्रज्ञा वरुण से दूरी बना लेती है। फिर कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जा रहा होता है, तो नम्रता भी वैक्सीन लगाने के लिए अपने लोकल हॉस्पिटल में जाती है। वहां से आने के बाद उसकी तबीयत थोड़ा खराब होती है और वो कॉल करके इस बारे में वरुण को बताती है कि देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। तो वरुण भी वही कहता है कि हर वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है, पर 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। मगर नम्रता के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, जहाँ फिर उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों नम्रता की बॉडी को वरुण को नहीं दिया जाता, हॉस्पिटल वाले खुद ही हैंडल कर लेते हैं। फिर नम्रता की मौत के बाद काफी लोग शोक मनाने के लिए उसके घर पे आते हैं, जहाँ से फिर माया और वरुण की नजदीकियां बढ़ जाती है। वरुण काफी अकेला पड़ गया था और माया उसका सहारा बन रही होती है। देखते ही देखते ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद एलिसा की जो $150 मिलियन नम्रता के नाम हुए थे, वो सारे के सारे पैसे वरुण के नाम हो जाते हैं और वो माया के साथ एक शानदार जिंदगी जीने लग जाता है। उसे माया से हद से ज्यादा प्यार हो जाता है और इसी प्यार की वजह से वो माया को एक दिन सारी सच्चाई बता देता है कि एलिसा की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि ये सब एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा था। दरअसल बताऊं, एक दिन मैं अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मिस एलिसा के घर गया, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। उसी वक्त उनके आलीशान घर को देखकर मेरी नीयत डोल गई और जब मुझे पता चला कि एलिसा का तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ये अपनी सारी दौलत अपने शेफ मिस्टर राफेल उसको देने वाली है, तो मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने एलिसा पे नजर रखना शुरू कर दिया, जिससे मैंने ये पता लगाया कि वो कब और कहाँ जाती है। और फिर मुझे मजबूरन नम्रता को उसी ज्वेलरी शॉप पे ले जाना पड़ गया जहाँ पे एलिसा गई हुई थी। और उस दिन एलिसा के पैकेट्स बच्चों ने नहीं गिराए, बल्कि मैं ही टकराते हुए वहाँ पे आ गया था और पैकेट्स गिरने से मेरी दयालु पत्नी का पूरा ध्यान एलिसा पर चला गया। इसके बाद तो फिर जो हुआ वो सब ऑर्गेनिक था। नम्रता और एलिसा की वाइफ्स मैच हो गई और दोनों एक दूसरे के सच में काफी केयर करने लगी, जिसके बाद नम्रता को लेने या छोड़ने के बहाने से मैं भी बीच बीच में वहां जाता था और नम्रता की जानकारी के बगैर जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो एलिसा के सामने अपना दुखड़ा रोता और बेचारी नम्रता के प्यार की वजह से मेरी मदद कर देती। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर 3 साल के बाद अचानक एलिसा ने अपनी प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा नम्रता के नाम कर दिया और मुझे भी उसमें पार्टनर बना दिया। नम्रता ने ये बात मुझे नहीं बताई, मगर एलिसा ने बता दी। उसने कहा कि नम्रता तुमसे बहुत प्यार करती है और जिस तरह से वो तुम्हारी तारीफ करती है ना, उससे मुझे लगता है कि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों में मुझे अपनी और हेनरी की झलक दिखाई देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी जियो। तब मुझे लगा कि एलिसा तो पैसे वाली है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की वजह से वो काफी लंबा जा सकती है और मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैं छोटी मोटी मदद मांग मांग कर परेशान हो गया था और अब बस बड़ा हाथ मारना था मुझे। इसलिए मैंने फिर राफेल पे नजर रखा और मुझे उसकी एक हैबिट के बारे में पता चला कि वो हर फ्राइडे नाइट को शराब पीने के लिए बाहर जाता है और वापस आकर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। नम्रता भी 9 बजे तक अपने घर चली आती है, तो मैंने खासकर पेट में दर्द होने का बहाना बनाया और एक लोकल डॉक्टर से उसकी मेडिसिन खरीद कर अपना गवाह तैयार कर लिया कि उस रात तो मैं दवाई खाकर सो गया था क्योंकि मेरे पेट में दर्द था
और इसके बाद मैं चुपके से एलिसा के घर गया। ग्लव्स वगैरह पहनकर उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्लव्स पहने हुए होने की वजह से मेरा फिंगरप्रिंट उसमें नहीं आया। मैंने सोचा सभी बढ़ती उम्र का तकाजा समझकर इस केस को भूल जाएंगे, पर सारा इल्जाम मेरी वाइफ पर चला गया, जिसे फिर मैंने तुम्हारी मदद से छुड़ाया। पर मुझे नहीं पता था जिसके साथ एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मैंने ये सब पाप किया है, वही मुझे छोड़कर चली जाएगी इस कोविड की वजह से। ये सारी सच्चाई बताकर वरुण का दिल हल्का हो जाता है, मगर उसे नहीं पता था कि माया ने उसकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली है, क्योंकि उसे पता था कि वरुण तो मुझे आधी अधूरी सच्चाई बता रहा है। पहले दरअसल उसने सिर्फ एलिसा को ही नहीं बल्कि नम्रता को भी जान से मारा था। दोस्तों, उसने नम्रता को मारने के लिए जिस रूम में उसकी अपॉइंटमेंट थी ना वैक्सीन लेने की, वहाँ उसने कोविड-19 से इन्फेक्टेड नीडल रख दी थी, जिसकी वजह से नम्रता को कोविड हो गया और मर गई। पर ऐसा तो वरुण को ही लगता था, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि उस दिन नम्रता को वैक्सीन देने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा थी। नम्रता के वहां आने और वरुण के निडल एक्सचेंज करने से पहले वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और गलती से उसके लैपटॉप का जो वेब कैम था वो ऑन रह गया था, जिसकी वजह से वरुण ने जो करामात की थी वो सब रिकॉर्ड हो गई थी। इसीलिए नम्रता को प्रज्ञा ने सारी बात सच बता दी थी और उसे दूसरे निडल से वैक्सीन लगा दी थी। फिर तबीयत खराब होने वाली जो इंसिडेंट हुई वो सब नम्रता का खेल था, ताकि वरुण को लगे कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। हाँ दोस्तों, ये वरुण एक नंबर का लड़कीबाज है। उसे नई नई लड़कियों को अपने प्यार में उलझाना बड़ा ही पसंद है। एलिसा को मारने वाली बात बताकर सही मायने में वो माया का भरोसा जीतना चाहता था कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ कि तुम्हें अपने सारे राज बता दिए। पर उसे नहीं पता था कि माया को नम्रता ने ही वरुण की लाइफ में भेजा था, ताकि वो वरुण के खिलाफ सारे सबूत जुटा पाए। दरअसल जैसे नम्रता बाइज्जत रिहा हुई ना, उसके बाद उसने माया के साथ गांठ कर ली थी। उसने उसे एलिसा की मौत वाली रात की सारी बातें सच सच बता दी थी कि उस रात मुझे जैसे कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ तो मैं भागते हुए एलिसा के रूम में गई, जहाँ पे मैंने देखा कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन चुकी है। और मेरी नजर तुरंत उसी ऑक्सीजन सिलेंडर पर गई जो कि बंद था, और ये चीज मैंने तुरंत नोटिस कर ली। तभी मुझे किसी के भागने की आवाज आई और जब मैंने बाहर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां से मेरा पति भाग रहा था, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से मैं अभी तक चुप थी। मैंने सोचा था कि एक बार मैं घर चले जाऊं तो उसके बाद मैं वरुण के खिलाफ सबूत जुटा पाऊंगी, मगर ये भाई साहब तो प्रज्ञा के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा था और मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश भी। तो इस तरह से दोस्तों माया और प्रज्ञा की मदद से नम्रता अपनी माँ जैसी एलिसा आंटी को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो पाई, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग और नम्रता को जान से मारने के लिए निडल चेंज करने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग से वरुण को सजा हो जाती है। और जब राफेल को समझ आता है कि नम्रता सच में इनोसेंट है तो वो उसके साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है। और अब लास्ट में नम्रता माया और प्रज्ञा के साथ एलिसा के आलीशान घर में रहने लग जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।